भाइयों, आज फिर मैं एक खौफनाक कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी कोरिया के एक कॉलेज में हुई रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित है। कहानी की मुख्य किरदार है शाओ मेई, जो डांस की दीवानी थी। हर रात की तरह उस दिन भी वो डांस रूम में अकेले प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। शुरुआत में शाओ मेई को लगा कि कोई मजाक कर रहा है। उसने गुस्से में चिल्लाकर लाइट ऑन करने को कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मजबूर होकर वो खुद ही स्विच तक जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसे किसी का हाथ महसूस हुआ। डर के मारे उसने जल्दी से देखा तो सामने एक लंबा आदमी खड़ा था, जिसका सिर एक बोरी से ढका हुआ था। घबराकर उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी नजर शीशे पर पड़ी तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी रूह कंपा दी। डर के मारे शाओ मेई भागकर अपने कमरे में गई और कांपते हाथों से अपने दोस्त शाओ शुआई को फोन किया। रोते हुए उसने बस इतना कहा, संगमिन वापस आ गया है। शाओ शुआई ये सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, संगमिन कौन है? लेकिन शाओ मेई कुछ भी ठीक से नहीं बता पा रही थी। फिर अचानक उसे याद आया, हिप्नोसिस। शाओ मेई ने कहा, जब से मैंने हिप्नोसिस करवाया है तब से मैं संगमिन को देख रही हूं। शाओ शुआई ने उसे समझाया कि हिप्नोसिस के दौरान इंसान को पुरानी यादें दिख सकती हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। उसने शाओ मेई को आराम करने के लिए कहा और फोन काट दिया। सुबह होते ही शाओ शुआई ने शाओ मेई को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बार बार कॉल करने के बावजूद फोन नहीं उठा। अब उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि शाओ मेई मर चुकी थी। इस खबर ने शाओ शुआई, आ वेई और आ छान को झकझोर कर रख दिया। ये तीनों शाओ मेई के बचपन के दोस्त थे, जो उसके साथ एक अनाथालय में पले बढ़े थे। शाओ मेई उनकी बहन जैसी थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसकी मौत इतनी रहस्यमयी होगी। कुछ दिनों पहले मनोविज्ञान की क्लास में प्रोफेसर लाओ छुई ने हिप्नोसिस के बारे में पढ़ाया था। शाओ मेई को यह सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई और उसने प्रोफेसर से हिप्नोसिस करवाने का फैसला किया, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद वो मर गई। शाओ शुआई और उसके दोस्त इस मौत के पीछे का सच जानना चाहते थे, इसलिए वे प्रोफेसर लाओ छुई के पास गए। प्रोफेसर ने कहा, हिप्नोसिस के दौरान इंसान को कुछ भ्रम हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रक्रिया सही से खत्म हो जाए तो ये सिर्फ यादों तक ही सीमित रहता है। लेकिन इसकी सच्चाई परखने के लिए प्रोफेसर लाओ छुई ने शाओ शुआई को भी हिप्नोसिस करवाने का सुझाव दिया। शाओ शुआई ने हिम्मत जुटाई और प्रोफेसर के बताए अनुसार आराम से कुर्सी पर लेट गया। प्रोफेसर ने लाल रोशनी वाला टॉर्च उसकी आंखों पर डाला और धीरे धीरे हाइप्नोसिस की प्रक्रिया शुरू की। कुछ ही सेकंड बाद शाओ शुआई ने महसूस किया कि वो किसी दूसरी दुनिया में चला गया। उसने देखा कि छत से लाल रंग की बूंदें टपक रही थीं। अचानक उसकी आंखों में एक रक्त की बूंद गिरी और फिर वो पूरी तरह हिप्नोसिस के जाल में फंस गया। अब वो एक खाली आंगन में खड़ा था। वहां से वो खुद ही आगे बढ़ता गया और एक अंधेरे कमरे में चला गया। कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था, जिसका सिर बोरी से ढका हुआ था। तभी पास में रखे एक दरवाजे से अजीब आवाजें आने लगीं। शाओ शुआई ने जैसे ही अंदर झांका, उसने देखा कि एक आदमी एक छोटी बच्ची के साथ कुछ गलत कर रहा था। इससे पहले कि वो समझ पाता, उस आदमी ने गुस्से में पलटकर उसकी तरफ देखा। शाओ शुआई बुरी तरह डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। वो अंधेरे गलियारे से होते हुए एक लाल पर्दे के पीछे दूसरे कमरे में जा पहुंचा। वहां भी कई लोग खड़े थे, जिनके सिर बोरी से ढके हुए थे। उन सब ने एक ही दिशा में इशारा किया। शाओ शुआई ने डरते डरते उनकी इशारे की दिशा में देखा और वहां एक और आदमी खड़ा था, जिसके सिर पर भी बोरी थी। हिम्मत जुटाकर शाओ शुआई ने धीरे से उस आदमी के चेहरे से बोरी हटाई और जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद शाओ शुआई था। डर के मारे शाओ शुआई ने झटके से आंखें खोल दी। हिप्नोसिस खत्म हो चुका था, लेकिन वो हताश और मायूस था। उसे लगा था कि हिप्नोसिस के जरिए शाओ मेई की मौत का सच पता चलेगा, लेकिन उसे सिर्फ अजीबोगरीब दृश्य ही देखने को मिले। तभी आवेई ने डरते हुए कहा, मैंने हिप्नोसिस नहीं करवाया, लेकिन फिर भी मैंने 2 दिन पहले एक बोरी वाले आदमी को देखा था। अब यह साफ हो चुका था, शाओ मेई की मौत सिर्फ हिप्नोसिस का नतीजा नहीं थी। इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा था। सच्चाई जानने के लिए शाओ शुआई ने हिप्नोसिस के दौरान जो देखा था, उसी के आधार पर एक पुरानी फोटो ढूंढ निकाली। ये तस्वीर उनके बचपन की थी, जब वे अनाथालय में रहते थे। तस्वीर में शाओ शुआई, आवेई, आसान और शाओ मेई साथ खड़े थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि शाओ शुआई को तस्वीर में दिख रहे बाकी बच्चों की कोई याद नहीं थी। और भी हैरानी की बात यह थी कि आवेई और आसान को भी उन बच्चों की कोई याद नहीं थी। इतना ही नहीं, वे तीनों अपने अनाथालय की लोकेशन तक भूल चुके थे, जैसे किसी ने उनकी यादों को जानबूझकर मिटा दिया हो। पूरी घटना रहस्यमयी लग रही थी। सच्चाई तक पहुंचने के लिए उन्होंने तस्वीर में दिख रहे बैकग्राउंड पर लिखे ज्यून चर्च के बारे में पता लगाना शुरू किया। खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि इस नाम का एक चर्च हुआ करता था, लेकिन जब वे बताए गए पते पर पहुंचे, उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा,
जो उस इलाके के बारे में काफी जानता था। उसने बताया कि जियोन चर्च बहुत साल पहले बंद हो गया था। बाद में सरकार ने उस जगह को अनाथालय में बदल दिया, लेकिन वो भी 2 साल के अंदर बंद हो गया। तब से वो जगह वीरान पड़ी थी। बुजुर्ग व्यक्ति के बताए रास्ते पर चलते हुए वे उस अनाथालय तक पहुंचे जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। लोहे का पुराना गेट जंग खा चुका था और उस पर अंदर जाना मना है की पट्टी लगी हुई थी। लेकिन शाओ शुआई और आवेई ने बिना सोचे समझे गेट फांद लिया। जैसे ही वे अनाथालय की इमारत के पास पहुंचे, वहां एक बूढ़ा चौकीदार आ गया। शाओ शुआई ने उसे समझाने की कोशिश की कि वे शेंगमिन नाम की लड़की को ढूंढने आए हैं। ये नाम सुनते ही चौकीदार का चेहरा उतर गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई। शेंगमिन तो 10 साल पहले ही मर चुकी थी। ये सुनकर शाओ शुआई, आवेई और आसान सन्न रह गए। चौकीदार ने आगे बताया कि शेंगमिन की मौत के बाद ही ये अनाथालय बंद हुआ था। दरअसल सालों पहले इस अनाथालय का संचालक एक भयानक इंसान था। वो बच्चों को सजा देने के बहाने से शेंगमिन को बार बार बेसमेंट में ले जाता था ताकि वो किसी से मदद न मांग सके। फिर एक रात अनाथालय में भयानक आग लग गई। लगभग सारे बच्चे किसी तरह बचकर बाहर आ गए, लेकिन शेंगमिन बेसमेंट के उसी लोहे के ड्रम में बंद रह गई। इस घटना के बाद पुलिस ने अनाथालय की जांच शुरू की। संचालक को अपनी सजा का डर सताने लगा और उसने खुदकुशी कर ली। इतना सुनते ही शाओ शुआई को यकीन हो गया कि शेंगमिन की मौत का शाओ मेई से कोई ना कोई संबंध जरूर था। सच्चाई जानने के लिए वो सीधा प्रोफेसर लाओ छुई के पास गया और उससे दोबारा हिप्नोसिस करने की गुजारिश की। उसे लग रहा था कि शेंगमिन की आत्मा और शाओ मेई की मौत के बीच कोई गहरा राज छिपा है। लाओ छुई ने हिप्नोसिस शुरू किया और इस बार शाओ शुआई ने जो देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। 4 बच्चे मिलकर एक लड़की के सिर पर बोरा डाल रहे थे। फिर उस लड़की को जबरदस्ती ड्रम में धकेल दिया गया। लड़की डर से कांपती रही, लेकिन बाहर खड़े चारों बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे। फिर अचानक शाओ शुआई ने गौर किया कि वो 4 बच्चे कोई और नहीं बल्कि वही थे। शाओ शुआई, शाओ मेई, आवेई और आसान। ये देखकर शाओ शुआई की सांसें रुकने लगीं। उसका सिर चकराने लगा और अचानक वो हिप्नोसिस से बाहर आ गया। अब उसकी समझ में आ चुका था कि जो कुछ भी हो रहा था वो महज शेंगमिन की आत्मा का बदला नहीं था, बल्कि ये उस गुनाह की सजा थी जो उन्होंने अनजाने में किया था। दोस्तों, क्या आप कभी हाइप्नोस हुए हो? कमेंट में जरूर बताना। शाओ मेई की लिखी गई चिट्ठी असल में एक गाने के बोल थे। पुलिस अभी तक यह नहीं समझ पाई थी कि वह इस गाने से क्या संदेश देना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि इस गाने के असली लेखक ने भी सालों पहले आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को संदेह था कि शायद शाओ मेई की मौत का संबंध इस गाने से था। फिर पुलिस अधिकारी ली ने शाओ शुआई को एक और चौंकाने वाली बात बताई। इस गाने के लेखक की एक बेटी थी जिसका नाम शेंगमिन था, लेकिन शेंगमिन भी 10 साल पहले मर चुकी थी। ये सुनते ही शाओ शुआई का पूरा शरीर कांप उठा। उसने तुरंत आवेई को फोन किया और बताया कि शेंगमिन की मौत के पीछे वही चारों दोस्त जिम्मेदार थे। लेकिन फोन पर यह सब ठीक से समझाना मुश्किल था, इसलिए उसने आवेई से कहा कि वो जल्दी से स्कूल लौटे और आसान को लेकर उससे मिले। आवेई जब स्कूल लौटने के लिए बस में बैठा तो अचानक उसे बहुत घबराहट महसूस हुई। बस में कार्ड स्कैन करने की बीप बीप की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं, जिससे उसका सिर दर्द करने लगा। तभी अचानक कांच के टूटने की तेज आवाज आई और अगले ही पल वह खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा हुआ महसूस करने लगा। उसके सामने शेंगमिन खड़ी थी। उसके सिर पर वही पुराना बोरी जैसा काला कपड़ा था। आवेई पूरी तरह जड़ हो चुका था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। वह हिल तक नहीं पा रहा था। फिर बस में बैठे आवेई के होठों से खून बह रहा था। कुछ ही पलों बाद वह अचानक गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। उधर स्कूल में आसान पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे भी अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। चारों तरफ हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, पेन की सरसराहट, कागज पलटने की हल्की आवाजें। अचानक एक तेज कर्कश आवाज उसके कानों में गूंजी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब आसान ने देखा कि शेंगमिन उसके सामने थी। आसपास की दुनिया धुंधली पड़ चुकी थी। अगले ही पल वह जोर जोर से कांपते हुए जाग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वह सपना था या हकीकत। डर से वह तेजी से क्लासरूम से भागा, लेकिन रास्ते में ही सीढ़ियों से गिर गया। जब उसने सिर उठाया तो शेंगमिन उसके सामने खड़ी थी। फिर जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो, उसका शरीर खुद ब खुद कैंटीन की तरफ बढ़ने लगा। वहां जाकर वह एक बड़े ड्रम में उबलते हुए पानी के सामने खड़ा हो गया और फिर उसने अपना सिर पानी में डाल दिया। इसी दौरान शाओ शुआई भी स्कूल पहुंच चुका था। वह आसान को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी धुन सुनाई दी। वही गाना जो शाओ मेई की चिट्ठी में लिखा था। उसके कदम खुद ब खुद उस संगीत की दिशा में बढ़ने लगे। एक कमरे के पास जाकर उसने दरवाजा खोला। वहां प्रोफेसर यांग अकेले बैठे थे। जैसे ही शाओ शुआई अंदर आया
प्रोफेसर यांग धीरे धीरे खड़े हुए और उससे पूछा, क्या तुम्हें ये खुशबू अच्छी लग रही है? शाओ शुआई इस अजीब सवाल से चौंक गया। फिर प्रोफेसर ने उसे बताया कि वे अक्सर अपनी क्लास में एक खास मोमबत्ती जलाते थे। ये मोमबत्ती तांबे से बनी होती थी और इसकी खुशबू लोगों को गहरी हिप्नोटिक में डाल सकती थी। उन्होंने शाओ शुआई और उसके दोस्तों पर इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसका नतीजा यह था कि वे एक निश्चित समय पर हिप्नोटिक ट्रांस में चले जाते थे। शाओ शुआई गुस्से में चिल्लाया, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? प्रोफेसर यांग का चेहरा भावशून्य था। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला। शेंग मिन प्रोफेसर यांग की बेटी थी। फिर प्रोफेसर यांग ने सच्चाई बताई, तुम चारों ने ही शेंग मिन को उस ड्रम में बंद किया था। तुम लोग वहां नीचे आग से खेल रहे थे, जिससे पूरी इमारत में आग लग गई, और जब पुलिस आई तुम लोगों ने झूठ बोलकर सारी गलती अनाथालय के निदेशक पर डाल दी। इस झूठ की वजह से निदेशक को हत्यारा समझा गया। लोगों की नफरत सहन न कर पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली, और दूसरी तरफ तुम चारों ने खुद को उस घटना से अलग करने के लिए अपनी यादों से इस हादसे को मिटा दिया। शाओ शुआई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हमने शेंग मिन को इसलिए कैद किया था क्योंकि हम उससे डरते थे। उसका चेहरा जन्म से ही विकृत था और हमें बहुत डरावना लगता था। उन्होंने कहा, शेंग मिन जैसी दिखती थी, वो उसकी गलती नहीं थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे मार डाला। अब उसे इंसाफ मिलेगा। फिर उन्होंने कमरे के बीच में रखे ड्रम की तरफ इशारा किया, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। शाओ शुआई का शरीर अब पूरी तरह बेकाबू हो गया था। उसने धीरे धीरे ड्रम के अंदर कदम रखा और फिर घुप अंधेरा। पुलिस स्टेशन में अधिकारी ली ने शाओ शुआई, आवेई और आसान की मौत के सीसीटीवी फुटेज देखे। उन्होंने गहरी सांस ली। दोस्तों, अब यह केस कैसे सुलझेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह यह कहानी यही खत्म होती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।